हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, जैसा कि हम पाषाण काल डिस्कस कर रहे थे यानी कि स्टोन एज, उसमें हमने पैलेयोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को डिस्कस कर लिया था। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा नव पाषाण काल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। तो आइए फिर आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ये इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नवपाषाण काल जो है, जिसे हम इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब सबसे पहले हम इस नियोलिथिक शब्द में से नियो की बात करते हैं। ये जो नियो शब्द है ये एक यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नवीन, यानी कि नया। तो यहाँ इस नए से क्या इसका नाम एक कहा जा सकता है पड़ा, नव पाषाण काल हिंदी में, ठीक है। उसके अलावा फ्रेंड्स, से उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में उत्तर पाषाण काल हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा काल आ गया, तो ये भी नव पाषाण काल ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस नियोलिथिक शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के बारे में। वो हैं सर जॉन लुबाक, ठीक है। सर जॉन लुबाक ने सबसे पहले नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किया कि अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन दो बन सकते हैं। पहले कि आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किन के द्वारा किया गया, तो आप आंसर टिक करेंगे सर जॉन लुबाक, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो नियोलिथिक वर्ड है ये किस बुक में सर जॉन लुबाक द्वारा इसके बारे में चर्चा की गई, तो वो है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स बुक है फ्रेंड्स, ये 1865 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इस युग की विशेषता जो बताई उन्होंने इस बारे में, वो इसलिए प्रयोग किया इस शब्द का कि उन्होंने बताया कि जो इस युग के उपकरण थे, पत्थर के जो भी उपकरण थे, ठीक है, वो अधिक कुशलता से बनाए गए पहले के कंपैरेटिवली। अगर हम देखें जो कि पहले के काल थे, अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो अब के जो उपकरण थे नवपाषाण काल के, वो अधिक कुशलता से बनाए गए, ठीक है। उनके रूप रेखा के बारे में बताया गया कि किस तरह से पहले से डिफर है, ठीक है। और उसी तरह कि अब ये भी देख सकते हैं कि पॉलिश्ड उपकरण जो हमने यहाँ देखे, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने इस शब्द का अपनी बुक में प्रयोग किया, ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि नवपाषाण को नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा, तो वो कहा गॉर्डन चाइल्ड ने। देखिए फ्रेंड्स, गॉर्डन चाइल्ड ने कहा नवपाषाणिक क्रांति, और न्यूलिथिक शब्द का प्रयोग करने वाले थे सर जॉन लुबाक, ठीक है। अब इन्होंने किन बेसिस पर कहा, तो सबसे बड़ा कारण तो इसका ये था कि जो अब मनुष्य है यानी कि जो मानव था, अब वो भोजन संग्राहक की जगह भोजन का उत्पादक करने वाला बन गया, ठीक है। देखिए कितना बड़ा चेंज था, और ये किस वजह से आया, कृषि की वजह से। जो कृषि में शुरुआत हुई, जो कृषि की शुरुआत के कारण और सारी चीज़ें इफेक्ट हुई मानव की जो जीवन शैली, उस कारण तो गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति का नाम दिया इस काल को, ठीक है। तो पहले के अगर हम काल देखें, इस काल में मानव की जो मतलब जीवन शैली थी वो बिल्कुल ही परिवर्तित हो गई। पहिए का आविष्कार हुआ, ठीक है। अब उसने स्थायी जीवन के बारे में सोचा, ठीक है। जैसे कि मेहरगढ़ में घर के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है, आयताकार शेप में जो कि घर है कच्ची ईंटों का, उसमें प्रयोग हुआ। तो इससे पता चलता है कि जो नवपाषाण काल है उसमें बहुत ही क्रांति देखने को मिली। अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में सबसे पहले उपकरण किसने खोजे, और दक्षिण भारत में सबसे पहले किन्ने मतलब किनका नाम आता है जिन्होंने सबसे पहले उपकरणों की खोज की। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, वैसे तो प्राइम रोज जो हैं उन्हें श्रेय जाता है। अगर पुरातात्विक खोज की अगर हम बात करें, प्रारंभ करने का श्रेय नवपाषाण काल की भी हो चाहे, तो उसमें डॉक्टर प्राइम रोज का नाम आता है। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें, और उसमें भी मैं बात यहाँ कर रही हूँ प्रथम प्रस्तर उपकरण की। ध्यान से सुनिएगा, प्रथम प्रस्तर उपकरण, ठीक है। तो प्रथम प्रस्तर उपकरण किनके द्वारा खोजा गया, वो थे ले मेसुरियर। देखिए क्या लिखा है, 1860 ईस्वी में ले मेसुरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया, ठीक है।
एक तो बात है उत्तर भारत में किसने सबसे पहले खोज की, तो वो है ले मेसुरियर। और ये भी साथ में होगा प्रथम प्रस्तर उपकरण, यानी कि पहला पाषाण वाला जो उपकरण था वो किन के द्वारा खोजा गया, ले मेसुरियर के द्वारा। कब खोजा गया, 1860 में। ठीक है, अब बात करते हैं हम साउथ की। तो 1872 ईस्वी में किनका नाम आता है, नेबलिन फ्रेजर का। इन्होंने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र को दक्षिण भारत के उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया था कि नवपाषाण को हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो इस जो दक्षिण भारत का कर्नाटक का बेलारी वाला क्षेत्र था, उसे क्या घोषित किया, मुख्य स्थल घोषित किया। किसने, नेवलिन फ्रेजर ने 1872 में। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नवपाषाण जो युग है इसमें मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया। जैसे कि उसने स्थायी जीवन की शुरुआत कर ली। अब स्थायी जीवन की शुरुआत उसने किस तरह से की, क्योंकि अब वो उसने कृषि का ज्ञान हो गया था उसे। तो जब कृषि की शुरुआत हो गई तो अब उसने इधर उधर ऐसे भटकना छोड़ दिया खाने के लिए। ठीक है, अब वो एक उत्पादक बन गया भोजन का। ठीक है, भोजन का उत्पादक करने वाला बन गया। तो जिसके साथ साथ फिर उसने अब अगली सोच अपनी क्या बनाई कि अब मेरे को खाने की तो कोई जैसे कि चिंता नहीं है। अब उसका ध्यान किस पर गया कि अब मैं रहने का सोचूं, यानी कि स्थायी जीवन की शुरुआत होने लगी। इस कारण जब उसको कृषि की शुरुआत होगी तो इससे उसके निवास पर इफेक्ट पड़ा, यानी कि उसके रहने की जीवन शैली पर। तो इससे स्थायी जीवन भी स्टार्ट हुआ। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आयताकार जो घरों के मतलब साक्ष्य मिले हैं। और उसकी बात देखिए, पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो खेती में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प हुई। फिर पॉलिशदार उपकरण और कुंभकारी की शुरुआत। ठीक है, मतलब जो उसके मृद भांडों का देखेंगे हम आगे जैसे विकास हुआ। तो मृद भांडों के विकास से उनको मतलब अलग अलग तरीके से सजाना। ठीक है, उनके ऊपर जो चित्रकारी थी, ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब आगे हम बात करते हैं कि सबसे पहली खाद्य फसल की। तो सबसे पहली जो खाद्य फसल थी वो कौन सी थी, गेहूं की। ठीक है, सब मतलब गेहूं है। अगर हम बात करें कि खाने के रूप में सबसे पहले कौन सी फसल का नाम आता है, तो वो है गेहूं। लेकिन अगर धार्मिक कार्य के लिए पूछा जाता है आपसे सबसे पहले कौन सी फसल उपयोग में लाई गई, तो वो है जौ। ठीक है, और उसके अलावा देखिए मनुष्य कृषक और पशुपालक भी था। देखिए फ्रेंड्स, जो पहले के काल की विशेषताएं थी वो सब भी अभी रहीं। यानी कि पशुपालक वो था, अभी भी था। वो जो उपकरण इस्तेमाल करता था वो अभी भी करता था। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब परिवर्तन आया तो उसने नए नए चेंजेस को भी अडॉप्ट किया। ठीक है, तो इसी के साथ पशुपालक के साथ अब वो कृषक हो गया। ठीक है, कई स्थलों से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों पर रंग लगाकर और चित्र बनाकर उन्हें आकर्षक बनाने का भी प्रयास करते थे मानव। ठीक है, ये देखिए मैंने कुछ उत्तर पाषाण काल यानी कि नव पाषाण काल के कुछ यहाँ पर आपको दिखाए हैं कि उपकरण किस तरह के थे, उनके औजार। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो एक बार आप वो भी देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ से भी मिलते हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य, फिर है हल्लूर जो कि कर्नाटक में, महागढ़ा उत्तर प्रदेश में, गुफक्राल व बुरजहोम जो है कश्मीर में। यहाँ से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहीं से आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि कुछ एविडेंसेस आपसे पूछ ले जाते हैं कि कौन से स्टेट से मिले हैं। ठीक है, कौन से स्थान से मिले हैं। तो ये यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और नवपाषाण काल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेहरगढ़ के बारे में। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में। ठीक है, बलूचिस्तान अगर हम बात करें प्रांत, वैसे पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से 7000 BC, पहले तो टाइम पीरियड आपने ध्यान रखना है। यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले। ठीक है, कपास के साक्ष्य मिले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर कच्ची ईंटों के आयताकार मतलब कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले। ठीक है, गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी कि गेहूं की 3, कई बार एग्जाम जब आप क्वेश्चन सॉल्व वहाँ पर कर रहे होते हैं ना, जब टिक कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान नहीं आती हैं। इसलिए कह रही हूँ, इसको कंटिन्यूसली आप अगर रिवीजन में रखेंगे तो ही चीज़ें ध्यान रहेंगी। गेहूं की 3,
ठीक है, और जौ की 2 किस्मों की खेती, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अगला जो स्थान है वो है चिरान, जो कि बिहार में है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हड्डी के उपकरण किस स्थान से मिले हैं, तो चिरान, जो कि बिहार में है। अगला अगर हम बात करें पिकलीहल, जो कि कर्नाटक में है फ्रेंड्स, यहाँ से शंख के ढेर मिले हैं। ठीक है, अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम की अगर हम बात करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है, सबसे पहले अर्थ में आपको बताऊं, भुर्ज वृक्ष का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में। कौन से काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और गर्तवास के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। ठीक है, और अब आगे अगर हम बात करते हैं गुफक्राल की, जो कि कश्मीर में है ये। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कुम्हार की गुफा। ठीक है, अगर आपसे गुफक्राल का मीनिंग ही पूछ लिया जाए तो इसका मीनिंग होता है कुम्हार की गुफा, और यहाँ से सिलवट्टा के साक्ष्य मिले हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं, अगला जो स्थान है वो है लहुरा देव। ठीक है, लहुरा देव ये कहाँ है, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से 8000 BC की बात है। यहाँ से 8000 BC टाइम पीरियड है, और चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई जगह आपको नहीं बताया गया, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो संत कबीर नगर जो है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, चावल की खेती के। और कोल्डी हवा, ठीक है, ये भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का एरिया है, और यहाँ से टाइम पीरियड अगर आपको बताऊं तो 6500 BC। ठीक है, भूसी व चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लहुरा देव है वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं प्राचीन सबसे ज़्यादा लहुरा देव ही माना गया, क्योंकि 8000 BC टाइम पीरियड है। ठीक है, और दार्जिली हेडिंग की अगर बात करें, ये कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर, और यहाँ से खरल और मूसल पत्थर, ठीक है, और जेडाइट पत्थर, काष्ठाश्म लकड़ी, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब आगे हम देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, खरल और मूसल ये तो आप जानते होंगे, वो जो कूटने के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से ये सब सारे साक्ष्य मिले। अब देखिए, जब हम नवपाषाण काल को अब पूरा समझ चुके हैं, ठीक है, तो अब आपका एक ये भी फर्ज बनता है कि जितने भी आपके प्रीवियस टॉपिक हैं उन्हें भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, क्योंकि जब भी हम ये एविडेंसेस पढ़ते हैं, ठीक है, ये कुछ टाइम हमें याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम होती है रिवीजन में। ठीक है, अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। ट्रिक्स आप बेशक फॉलो कर लीजिए, कुछ चीज़ों में ट्रिक्स याद रह जाते हैं, लेकिन एक वो भी वक्त आता है जब ट्रिक्स सब दिमाग से निकल भी जाते हैं। ठीक है, तो मेन मैं अगर आपको फोकस करने को कहूँगी तो वो है रिवीजन, बस जितनी रिवीजन करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम डिस्कस करेंगे ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो ताम्रपाषाण युग के बारे में हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।